नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के भरवाड़ समाज से जुड़े जो है बावलियाली धाम के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की और इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। श्री राम बापूजी समाजना सौ આગેવાનો લાખોની સંખ્યામાં આવેલા સૌ શ્રદ્ધાળુ ભાઈઓ અને બહેનો, નમસ્કાર, જય ઠાકર। સૌથી પહેલા તો હું ભરવાડ સમાજની પરંપરા અને સૌ પૂજ્ય સંતોને, મહંતોને આ સમગ્ર પરંપરા માટે જીવન ખપાવી દેનાર સૌને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરું છું। અને આજે તો ખુશી અનેક ગણી વધી ગઈ છે। આ વખતે જે મહાકુંભ થયો, આ ઐતિહાસિક મહાકુંભ હતો, પણ આપણા માટે ગૌરવની વાત એ કે મહાકુંભના આવા પુણ્ય અવસરે મહંત શ્રી રામબાપુજીને મા મંડલેશ્વર એની પદવી પ્રાપ્ત થઈ। આ બહુ મોટી ઘટના છે અને આપણા બધા માટે અનેક ગણી ખુશીનો અવસર છે। રામ બાપુજી અને સમાજના સૌ પરિવારજનોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। ગયા એક અઠવાડિયામાં ભાવનગરની આ ધરતી જાણે એમ લાગે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વૃંદાવન બની ગઈ છે। અને એમાં પાછી સોનામાં સુગંધ ભળી અમારા ભાઈજીની ભાગવત કથા હોય ત્યારે શ્રદ્ધાભાવ જે રીતે વહેતો હોય એટલે બધા એકદમ કૃષ્ણમાં રસ તરબોળ થઈ ગયા હોય એવું આ વાતાવરણ। અને વાલા સ્વજનો, બાવળિયાળી ધામ એ કેવળ એક ધાર્મિક સ્થળ નથી। આ ભરવાડ સમાજ સહિત અનેકો માટે આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને એકતાની પ્રતીક ભૂમિ પણ છે। નગા લાખા ઠાકર એમની કૃપાથી આ પવિત્ર સ્થાનને અહીંથી ભરવાડ સમુદાયને હંમેશા સાચી દિશા, ઉત્તમ પ્રેરણા, આનો અખૂટ વારસો મળ્યો છે। આજે આ ધામમાં શ્રી નગા લખાના ઠાકર મંદિરની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા આ પણ એક રૂડો અવસર છે આપણે ત્યાં। અને ગયા એક અઠવાડિયાથી જાણે રમઝટ મંડી છે અને સમાજનો જે ઉત્સાહ, ઉમંગ, ચારે તરફ વાહવાહી સાંભળું છું તો મનમાં એમ થાય કે મારા જેવા વ્યક્તિ તો તમારી વચ્ચે અત્યારે પહોંચી જવું પડે, પણ પાર્લામેન્ટ ચાલે છે ને કામો એટલા બધા હોય એટલે હવે નીકળી શકાતું ના હોય। અને જ્યારે એમ સાંભળું કે અમારા હજારો બહેનોનો હુડો રાસ, પછી તો એમ થાય કે વાહ, જાણે વૃંદાવનને જીવંત કરી દીધું। આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરા આનો આ મેળ, એનો આ મેળાવો મનને, ચિત્તને આમ પ્રસન્ન કરી દે। આ બધા કાર્યક્રમોની વચ્ચે જે કલાકાર ભાઈઓએ, બહેનોએ ભાગ લીધો
અને આખા એ પ્રસંગને જીવંત બનાવ્યો અને સમયાનુકૂળ સમાજને સંદેશ આપવાનો એ પણ એમણે કથા દ્વારા આપ્યો અને મને ખાતરી છે ભાઈજી उधर बहराइच में 845.19 लाख की लागत से 2138 वर्ग मीटर में विस्तृत बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के मुख्य भवन का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी, इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था पिछली सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मिहींपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई इस सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्व बात से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे जो लंबित पड़े थे। 33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना,
दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार की इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर वाद लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के स्तर पर, कानून गो के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, जिस भी स्तर पर लंबित है उसके लिए जवाबदेही तय होगी। और परिणाम है कि हम लोगों ने इस दौरान 33 लाख मामलों का निस्तारण करके गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है और उसके साथ सरकार खड़ी रही है। सरकार की कार्रवाई का परिणाम है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64,000 एकड़ लैंड को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम भी किया गया। आज उसमें प्रदेश में निवेश आ रहा है। लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चैलेंज वही, सरकार ने इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हक कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित करने के लिए, तहसील भवन को करने के लिए आया हूं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि सीएम युवा के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के 1423 उद्यमियों को 55 करोड़ का ऋण वितरण एवं युवा उद्यमियों के स्टार्टअप की प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम योगी ने शिल्पकारों को टूल किट वितरित किए। बहनों और भाइयों, किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को इसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी और उसी रास्ता तय करने के अभियान में आपका संबल बनने के लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच में आई है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में
आपने इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की धरती में आयोजित करते हुए देखा होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश और दुनिया टकटकी लगा करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे। इतनी बड़ी संख्या में मानवता का यह समागम एक नए भारत की ताकत का एहसास करा रहा था। भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई आधारशिला को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन में ने इस बात को साबित किया है कि विरासत को विकास के साथ जोड़ोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आस्था का सम्मान होगा तो वह आजीविका का आधार बनेगा। संस्कृति को अगर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमारी समृद्धि का आधार बन सकती है और ये महाकुंभ ने साबित किया है। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये दो नया कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक पांचवां आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां की आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं, 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों,
इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें हुई, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है। और वही कारण रहा है उत्तर प्रदेश ने इस पर ध्यान दिया। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके